चलिए, ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, जो आपको स्क्रीन के पहले क्वेश्चन पे दिखाई दे रहा है कि हमारे पास पी क्यू और आर एस वृत्त के बाहर एक बिंदु टी पर एक दूसरे को काटती हैं, जो कि जीवाएं हैं वृत्त की। यदि टी क्यू 3 सेंटीमीटर, टीपी 8 सेंटीमीटर दिया है और टी एस 4 सेंटीमीटर, तो टी आर और आर एस की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले डायग्राम में आप देख लो इसको कि ये डायग्राम कैसे बन रहा है ना। जैसे हमने ये इस प्रकार एक वृत्त लिया, ये हो गया इसका केंद्र। अब यहाँ से हम एक जीवा इस प्रकार खींचते हैं कि बाहर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। ऐसा हम ये एक और जीवा ले लिए, ये ऐसा एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर लिए और उसका नाम दिया गया है टी। जीवा कौन कौन सा है? ये जीवा है पी क्यू आर एस। पी क्यू और आर एस दो जीवाएं हैं और बिंदु टी पे प्रतिच्छेद करती हैं। अब इसके बाद हमको मान क्या क्या दिया है, देखो। टी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है। टी क्यू ये यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। उसके बाद टी पी ये पूरी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी लंबाई ये हमको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद टी एस बराबर 4 सेंटीमीटर, इधर नीचे वाला हिस्सा जो वृत्त से बाहर है, ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें जो ज्ञात करना है, वो हमको टी आर ज्ञात करना है और आर एस ज्ञात करना है। टी एस और आर एस। तो ध्यान देंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है, जब कोई जीवाएं बाहर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसको हम जो है नहीं बता पाए थे, और वो क्या था, ध्यान देना, इसको ध्यान से समझना है ना। टी हमारा बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से वृत्त को, अब चूंकि ये छेदक रेखा है, पी टी भी एक छेदक रेखा है, पी क्यू टी, और आर एस टी भी एक छेदक रेखा है। तो जब दो छेदक रेखा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो क्या होता है, ये ध्यान देंगे आप। जो बाहर वाला जो बिंदु है यहां से, ये आपका P से लेकर T तक और Q से लेकर T तक यदि हम गुणा करें, तो ये इक्वल होता है R से लेकर T तक गुणित S से लेकर T तक। मैं इसको लिखता हूं, क्या हो जाएगा, ये PT गुणित QT हो जाएगा। ध्यान दो, पहले पूरी लंबाई लेंगे, उसके बाद वृत्त के जो बाहर है वो लंबाई लेंगे। सेम बराबर हो जाएगा, वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां से लेकर लेना है। आर टी ले लेंगे यहां से हम, आर टी गुणित यहां से ये हो जाएगा एस टी हो जाएगा। पहले बड़ी लंबाई लेंगे, उसके बाद वृत्त से जो बाहर है उस लंबाई को लेंगे गुणा करके। तो ये हो जाएगा पी टी गुणित क्यू टी बराबर आर टी गुणित ये हो जाएगा एस टी। बताइए, ये समझ आएगा सभी को? ये कब के केस में है? जब दो छेदक रेखा एक दूसरे को वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करते रहेंगे, तब के केस में होगा ये। तो पी टी गुणित क्यू टी बराबर आर टी गुणित एस टी हो जाएगा। ध्यान देंगे, पहले बड़ी लंबाई लेंगे, उसके बाद गुणा वृत्त के बाहर जो लंबाई बची क्यू टी उसको लेंगे, बराबर हो जाएगा फिर से आर टी जो बड़ी लंबाई है गुणित वृत्त के बाहर जितना हिस्सा बच गया उसका गुणा। तो इस प्रकार दो गुणनखंड ये एक दूसरे के बराबर होते हैं यदि हम किसी छेदक रेखा की बात करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो देखो, पीटी हमको दे दिया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे चूंकि लिखो 8 गुणित क्यूटी दिया गया है 3 बराबर आर टी हमको ज्ञात करना है, जो कि टी आर लिखा गया है ना, गुणित एस टी आपको दिया गया इसमें 4 सेंटीमीटर। तो यहां से आर टी बराबर हो जाएगा 8 गुणित 3 बटे में 4, 4 की धरती का गुणा कर दिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। तो आर टी की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया 6 सेंटीमीटर में, है ना। ये 6 सेंटीमीटर, ये आर टी हमको मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब आप देख पा रहे हैं पूरे आर टी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और एस टी की लंबाई हमको 4 दिया गया है, तो आर एस कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लो आप, क्योंकि आर एस हमको कैसे मिलेगा, आर टी में हम एस टी को माइनस कर देंगे। तो आर टी अभी हमने निकाला 6, ऋण एस टी ऑलरेडी प्रश्न में दिया गया है 4, तो 6 में 4 गया, ये मिल गया आपको 2 सेंटीमीटर। तो दो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, एक तो टी आर ज्ञात करने के लिए और एक आर एस ज्ञात करने के लिए, है ना। तो आर एस हमको मिल गया 2 सेंटीमीटर और ये टी आर कहें या आर टी कहें, ये हमको मिल गया 6 सेंटीमीटर। बताइए, इस प्रश्न का सॉल्यूशन समझ आया क्या?
यस सर। यस सर। ठीक है, ये यस सर। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये वाला शुरुआत में जो हम अंडरलाइन किए हैं, पीटी गुणित क्यू टी बराबर आर टी गुणित एस टी। अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। दी गई आकृति में पी क्यू एक जीवा है। देख लें, पी क्यू नीचे में दिया गया है, जीवा है। यदि पी आर क्यू बराबर 50 अंश, पी आर क्यू बराबर 50 अंश हो तो ओ पी क्यू ज्ञात कीजिए। ओ पी क्यू मतलब ज्ञात क्या करना है, देखो डायग्राम को थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं ताकि चीजें आसानी हो। ये इस प्रकार क्या क्या दिया गया है, ये हमको दे दिया गया पी आर क्यू दे दिया गया 50 अंश। पी क्यू एक हमारी जीवा है। ध्यान देंगे यदि पी क्यू जीवा है तो इसको हम चाप पी क्यू को भी लिख सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है। तो केंद्र पे जो कोण बन रहा है ऑब्वियस सी बात है, ये आपका हो जाएगा 100 अंश, क्योंकि परिधि पे कितना बना है 50 अंश उसी चाप द्वारा। तो केंद्र पे बन जाएगा 100, उसका जस्ट डबल बनता है। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? यस सर। ठीक, ये 100 हो गया, वो 50 हो गया। अब देखो पूछा है ओ पी क्यू। ओ पी क्यू मतलब किसको पूछा है, इसको पूछा है, ये वाला कोण। मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। इस कोण को पूछा गया है, इस त्रिभुज के अंदर में ओ पी क्यू को पूछा गया है। तो बताइए अब कौन सा कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। एक कोण का मान हो गया 100 डिग्री, बाकी दो कोणों का योग हो जाएगा 80। तो पी और क्यू का मान कितना कितना होगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा। आप ये जानते हैं कि यदि हम त्रिभुज ओ पी क्यू की बात करें तो ओपी बराबर ओ क्यू होगा। बताओ होगा कि नहीं? यस सर। पीछे त्रिज्या। क्यों होगा बताओ? वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। और किसी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं ना। तो पी और क्यू बराबर हो जाएंगे। तो यदि कोण ओ अकेला 100 अंश का है तो इन दोनों का योग 80 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो और पी और क्यू दोनों बराबर हो रहे हैं, तो दोनों कितने कितने का होगा, 40-40 का होगा। ये समझ आया सभी को? यस सर। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली हम कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं, है ना। थोड़ा लिखने का ढंग भी आपको समझना है, क्योंकि ये तो हवा में हो गया चीजें, तो जो आप समझे हो उसको आपको लिखना है और कुछ नहीं। क्योंकि चाप पी क्यू द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। बने कोण का दो गुना होगा, है ना, दो गुना होगा। इसलिए कोण पी ओ क्यू बराबर दो गुणित कोण पी आर क्यू हो जाएगा। ये देखिए पी ओ क्यू आपका केंद्र का कोण है, और ये दो गुणित परिधि पे बना कोण दिया है हमको 50 अंश। तो ये 50 दूनी हो जाएगा 100 अंश। तो ये हमको केंद्र पे बिना कोण मिल गया। ठीक है, अब देखो चूंकि त्रिभुज ओ पी क्यू में ओपी बराबर ओ क्यू है, अतः कोण पी बराबर कोण क्यू होगा। क्यों होगा? किसी त्रिभुज में, कारण लिख दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग पर रहे, ये है ना। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं इसलिए इसको यहां से ड्रॉप करते हैं। क्या हो जाएगा, कोण P बराबर कोण Q हो रहा है। ये है रीजन इसका। अच्छा, कोण P बराबर कोण Q तो लिख चुके हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। और ये जो हम रीजन दे रहे हैं इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, ये ऐसा। ये कोण P बराबर कोण Q होगा, हम ये लिख दिए।
अब ध्यान देंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो कोण ओ धन, कोण पी धन, कोण क्यू बराबर 180 अंश। कोण ओ की वैल्यू ऑलरेडी हमको 100 डिग्री मिल चुका है। कोण पी और कोण क्यू दोनों बराबर हैं, तो क्यू की जगह पे भी हमें पी लिख दिया और ये हो गया 180 अंश। पी की जगह, क्यू की जगह पी क्यों लिखा? क्योंकि पी पूछा गया है प्रश्न में। अब ये 100 को इधर पक्षांतर करोगे तो 180 ऋण 100 करने पे ये आपको दे देगा 80 अंश। कोण पी और कोण पी को दो बार जोड़ोगे तो 2 कोण पी हो जाएगा। तो यहाँ से कोण पी बराबर हो जाएगा 80/2। तो कोण पी बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ से 40 अंश। और ये सवाल में पूछा गया है कि कोण ओ पी क्यू का मान कितना होगा। देख लीजिए, ओ पी का मान पूछा गया है। ओपी मतलब त्रिभुज के अंदर जो कोण बना है उसको पूछा गया है, ना कि आर पी क्यू पूछा गया है। इसको समझना है पूछा क्या गया है। बताइए, इस प्रश्न के सॉल्यूशन में किसी को कोई दिक्कत हो तो? नहीं। ठीक, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा दिया गया है। देखो, चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला स्टेटमेंट है, ध्यान देंगे। इससे बहुत सारा थ्योरम हम प्रूव किए हैं। अब उसके बाद, किसी भी त्रिभुज में यदि भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट यूज हो गया। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये यूज हुआ। तो 3 स्टेटमेंट यूज हुआ है। आपको डायग्राम देखते ही ये चीजें माइंड में आना चाहिए। अब आगे आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो थ्योरम है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। ये कई बार आपको स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है और साथ ही साथ सिद्ध कीजिए करके भी पूछ सकता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको रिवाइज करते हैं फिर से एक बार। तो हमारे पास एक वृत्त है इस प्रकार। वृत्त तो अच्छा से नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, है ना। और इसमें हम चक्रीय चतुर्भुज लेके चलते हैं, ये इस प्रकार। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो, ए बी सी डी। तो हम इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज इसके क्रम को लेके चलेंगे। और ये आपका शीर्ष वृत्त का केंद्र हो गया ओ। तो जब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया है वृत्त सी ओ आर में एक चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश और कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश। सम्मुख कोणों का योग, ए का सम्मुख कोण है सी और बी का सम्मुख कोण है डी। ये केवल चक्रीय चतुर्भुजों में सत्य होता है, ध्यान देंगे ये बात कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, किसी भी चतुर्भुज में नहीं, है ना। जैसे हम आयत में चले जाएं तो आयत भी क्या है? एक चतुर्भुज है। तो उसमें आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग में भी होता है, ठीक है। लेकिन जब हम चक्रीय चतुर्भुज कह रहे हैं तो वह चतुर्भुज वर्ग और आयत के अलावा कुछ और भी हो सकता है ना। तो उस बात को ध्यान देंगे। अब इसमें रचना में हमको क्या करना पड़ेगा? रचना में एक छोटा सा ध्यान देंगे। ए और सी को यदि हमको बराबर प्रूव करना है तो हम ए से ओ को मिला दिए और सी से ओ को मिला दिए, इस प्रकार। तो वृत्त के केंद्र ओ को चतुर्भुज के शीर्ष ए तथा सी से मिलाया। अच्छा, ए सी नहीं, ये उल्टा प्रूफ होगा। फिर एक काम करते हैं, बी और डी को मिलाते हैं, तो उससे ए और सी आपका कवर होगा। बी और डी को मिलाओ, यस, ये इस प्रकार।
तब ए और सी प्रूफ होगा। उसमें बी और डी प्रूफ होता, अभी जो किए थे उसमें दोनों को वही मतलब था, ओ को बी तथा डी से मिलाया, ऐसा। अब ध्यान देंगे उपपत्ति। उपपत्ति बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, चाप डी बी की बात करेंगे। ध्यान दें, यहां से डी से लेकर बी तक जो चाप की हम बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे मैं हाईलाइट से कर रहा हूं इसको, चाप डी से लेकर बी तक की हम बात करेंगे। तो ये जो चाप डी बी होगा, केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होगा। अभी हमने देखा स्टेटमेंट में, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो, थ्योरम है वो, है ना। तो उसका प्रूफ भी आप जानेंगे अच्छे से और उसका उपयोग करना भी सीखना है। तो ये चाप डी बी द्वारा केंद्र पे बना कोण कौन सा है, डी ओ बी है, और उसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण है सी। तो ये इसका डबल हो जाएगा। तो स्टेटमेंट को मैं नहीं लिख रहा हूं, चाप डी बी द्वारा क्या हो जाएगा, बना कोण जो होगा कैसे होगा, कोण डी ओ बी बराबर 2 गुना हो जाएगा किसके, कोण सी के। ये इक्वेशन नंबर 1। इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, डी ओ बी। अब आगे आते हैं, पुनः चाप बी डी द्वारा, अब जो बचा हुआ हिस्सा जो चाप था वृत्त का ऊपरी हिस्सा बी से लेकर डी तक, अब हम इस चाप की बात करेंगे। तो इस चाप द्वारा भी केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगुना होगा। अब बताओ मुझे, केंद्र पे बना कौन सा कोण है, यह है बी ओ डी, मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा। पहले कौन सा बना था, डी ओ बी, ये नीचे वाला हिस्सा। और परिधि पे बना कोण कौन सा है, वो है ए। तो पुनः चाप बी डी द्वारा अंतरित कोण क्या क्या होगा, कोण बी ओ डी जो कि केंद्र पे बना है, ये 2 गुना हो जाएगा कोण ए के। एक बार नीचे की ओर, एक बार ऊपर की ओर। ये ले लिया हमने समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को हम जोड़ दिए, तो लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ेंगे, राइट को राइट से जोड़ेंगे। तो कोण डी ओ बी पहले समीकरण का लेफ्ट साइड, और दूसरे समीकरण का लेफ्ट साइड कोण बी ओ डी बराबर। अब पहले समीकरण का राइट साइड 2 गुणित कोण सी धन दूसरे समीकरण का राइट साइड 2 गुणित कोण ए। अब देखो बी ओ डी और डी ओ बी को यदि हम जोड़ते हैं तो ये वृत्त के केंद्र पर अंतरित पूरा कोण आपको मिल जाएगा। पूरे वृत्त पे अंतरित कोण मिल रहा है, देखिए। तो ये कितने अंश का होता है बताएं, वृत्त पर 360। 360 अंश। बहुत बढ़िया, 360 अंश। ठीक है। अब राइट साइड देखिए, 2 2 उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है आपको, तो हम निकाल देंगे उभयनिष्ठ। तो क्या बचेगा, कोण सी धन कोण ए बचेगा। अब 2 को इधर तिर्यक गुणा करो लेफ्ट की ओर, तो 260/2 हो जाएगा ये, बराबर कोण ए धन कोण सी। मैं ए को पहले लिख दिया है ना। अब 2 को जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 180, 360 का आधा, और ये कोण ए धन कोण सी। तो इस प्रकार इसका एक भाग प्रूफ हो जाता है कि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ध्यान देंगे, किसी चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है किसी वृत्त के लिए। इस स्टेटमेंट का हम उपयोग किए हैं 2 बार। पहले चाप डीबी द्वारा बना कोण, उसके बाद चाप बीडी द्वारा बना कोण, और उन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए। जोड़ने पे वृत्त का जो अंश माप होता है वो 360 अंश होता है, उसका हमने उपयोग किया। ये डीओबी धन बीओडी क्या बता रहा है कि वृत्त के केंद्र पे कितना कोण बनता है कुल, उसको बोल रहा है वो होता है 360 अंश। आगे का प्रक्रिया आप बहुत आसानी से कर लिए। अब आगे देखते हैं, एक और प्रूफ करना है। चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, इसी का उपयोग करेंगे। अतः कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर हो जाएगा 360 अंश। तो आप देख पा रहे हैं, कोण ए और कोण सी इन दोनों के योगफल को हम 180 दिखा चुके हैं। तो उन दोनों की जगह में हमने रख दिया 180 अंश।
धन। अब लेफ्ट में कौन कौन से मान बचे? ये बचे कोण बी धन कोण डी बराबर 360 अंश। तो कोण बी धन कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 360 माइनस 180। तो 360 में 180 घटाने पे हमें मिल जाएगा 180 अंश। तो कोण बी धन कोण डी। तो इस प्रकार इसका जो दूसरा भाग है, अन्य जो सम्मुख कोण है उनका योग भी 180 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश का होता है। प्रमेय सभी को क्लियर है जी? बताइए, कुछ इसमें डाउट हो, पूछने लायक चीजें कुछ हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, चलिए। तो इसमें इस सेशन का जो शायद ये अंतिम क्वेश्चन हो, है ना, और ये पिछले 2 साल लगभग ये सवाल को नहीं पूछा गया है, तो इस बार और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये सवाल आने के, है ना। सवाल क्या है कि यदि पी ए बी वृत्त की एक छेदक रेखा हो, प्रश्न ध्यान से पढ़ें, पी ए बी वृत्त की एक छेदक रेखा हो जो वृत्त को ए तथा बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और पी टी एक स्पर्श रेखा हो, तो सिद्ध कीजिए पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। देखिए, अभी शुरुआत में हमने एक क्वेश्चन किया था, उसका एक हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, पी ए इंटू पी बी। डायग्राम जैसे ही हम बनाएंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, तो उसके लिए डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा हम ड्रा का उपयोग करते हैं ताकि डायग्राम सही से बने। ये हमारा बन गया वृत्त। अरे, गड़बड़ हो गया। हाँ, अब ठीक है। वृत्त हो गया। अब इसमें हम एक छेदक रेखा ले लेते हैं। छेदक रेखा यहाँ से गुजरेगा, ये इस प्रकार। अब इसमें हम ले लेते हैं एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा के लिए स्पर्श रेखा मतलब जो वृत्त को किसी एक बिंदु पे स्पर्श करे, है ना, ध्यान देंगे। एक मिनट, क्या हो रहा है? हम्म, ये डायग्राम लगभग क्लियर हो गया होगा सभी को। तो ये हो गया आपका पी ए बी जो कि छेदक रेखा है, और ये पी टी जो कि स्पर्श रेखा है। तो हमको सिद्ध करना है, देखो, पी ए इंटू पी बी। ध्यान दो, वृत्त का बाहरी हिस्सा गुणित वृत्त के अंदर वाला जो हिस्सा शामिल हो रहा है पी बी बराबर, अभी हम प्रूफ किए थे, सॉरी, सवाल किए थे हम, ऐसा ही एक क्वेश्चन सवाल किए थे। ये पी ए इंटू पी बी बराबर, मान लिया यहाँ पर भी एक छेदक रेखा होता, जैसे कि पी सी इंटू पी डी, इस प्रकार। तो बिल्कुल वैसा ही लगभग कुछ था इसमें, है ना। तो ये हमको प्रूफ नहीं करना है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है अपने को, और ये थ्योरम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए अब ये हमको क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम रचना की बात करेंगे। सभी चीजें डायग्राम में है इसमें। तो दिया है वृत्त सी ओ आर में, सी ओ आर मतलब, सी का मतलब है सर्कल, ओ मतलब ऐसा वृत्त जिसका केंद्र ओ हो और त्रिज्या आर हो, ऐसा। तो वृत्त सी ओ आर में एक छेदक रेखा पी ए बी तथा स्पर्श रेखा पी टी है, ये दिया गया है।
हमको सिद्ध करना है कि पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी का स्क्वायर। वो जिन जिन बिंदुओं पे वृत्त को छेदक रेखा जो प्राप्त होती है उनका गुणनफल स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर होता है, ये हमको प्रूव करना है। ये इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। अब देखिए रचना में हम क्या करेंगे, रचना में हम करेंगे ये जो वृत्त का केंद्र है ओ, यहां से जीवा ए बी पर हम लंब डालेंगे, पहला काम इस प्रकार, और ओ को टी से मिला देंगे। टी जो कि स्पर्श बिंदु है ना, ध्यान देंगे इसको, ये स्पर्श बिंदु से मिला देंगे, ओ से मिला देंगे, और बाह्य बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है पी, इससे ओ को मिला देंगे। यस, तो हमने क्या क्या काम किया रचना में, रचना में पहला काम किया हमने, इसको दे देते हैं नाम एम। ओ एम हमने लंब डाला ए बी पर। नंबर दूसरा, केंद्र ओ को ए टी तथा पी से मिलाया। इस प्रकार अब डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे तीन समकोण त्रिभुज बन रहा है, तीन समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन से समकोण त्रिभुज बन रहा है देखिए, जब पहला छोटा वाला त्रिभुज देखेंगे आप ऊपर की ओर, ए एम ओ, यहाँ पे एम 90 अंश है क्योंकि हमने लंब डाला है केंद्र से। दूसरा, यदि इसी कोण समकोण एम को पी के लिए यदि हम आगे बढ़ाएं, मतलब पी एम ओ, ध्यान देंगे ऊपर वाला जो बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, पी एम ओ, ये एक समकोण त्रिभुज है। और तीसरा नंबर का जो त्रिभुज है वो है पी टी ओ, जहां पे टी 90 अंश है। ये त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे लंब होती है, कहाँ पे, स्पर्श बिंदु पे, ध्यान देंगे, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, स्पर्श बिंदु पे, खासकर इस बात को ध्यान देंगे, है ना। तो यहाँ पर भी 90 अंश, मतलब तीन समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो जब इस प्रमेय को हम प्रूव करना स्टार्ट करेंगे तो क्रमशः हम पहला समकोण त्रिभुज, उसके बाद फिर बड़ा वाला समकोण त्रिभुज जो कि ऊपर में है, उसके बाद नीचे वाला समकोण, इस प्रकार क्रमशः ऊपर से नीचे आते जाएंगे, और एक वैल्यू की जगह में दूसरा वैल्यू को हम रिप्लेस करते जाएंगे। तो चलिए इसका उत्पत्ति स्टार्ट करते हैं। जहां पर भी कुछ यदि आपको समझ नहीं आएगा, आप लोग माइक अनम्यूट करके पूछेंगे। तो उत्पत्ति में हमको क्या करना है, जो प्रूफ करना है हम वहीं से शुरू करेंगे। ध्यान दें, जो प्रूफ करना है वहीं से शुरू करेंगे। क्या प्रूफ करना है हमको, हमको प्रूफ करना है पी ए इंटू पी बी, यहीं से हम शुरू करेंगे। तो पी ए इंटू पी बी, तो पी ए और पी बी दोनों को हमको एम के पदों में व्यक्त करना है। ध्यान दें, पी ए जो पहला वैल्यू है पी ए, उसको हमको एम के पदों में व्यक्त करना है। तो उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं पी एम माइनस ए एम। पी ए की जगह में इस पूरे पी एम लंबाई को यदि हम ए एम माइनस कर दे तो हमको पी ए मिल जाएगा, इनटू दूसरा वैल्यू है हमारा पी बी, और पी बी को भी हम पी एम के पदों में व्यक्त करना चाहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पी एम धन बी एम हो जाएगा। देखो पी से लेकर एम तक में बी से लेकर एम तक को हिस्से को जोड़ दें तो हमको पी बी मिल जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़े, पी एम माइनस ए एम गुणित पी एम धन ए एम। हमने बी एम को ए एम ले लिया, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। इसी कथन का हम उपयोग कर रहे हैं, समद्विभाजित करता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए एम जो है बराबर हो जाएगा बी एम के। हमने केंद्र ओ से एम लंब डाल दिया ए बी पर, तो ए एम बराबर बी एम हो जाएगा। क्योंकि हम बी एम की जगह ए एम इसलिए उपयोग कर रहे हैं, बी एम की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कोई भी त्रिभुज शामिल नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए डायग्राम में। तो हम ऐसे हिस्से को लेकर चलेंगे जो त्रिभुज में शामिल हो। तो वो कौन सा हिस्सा है, ए एम। हम ए एम की जगह भी बी एम रख सकते थे, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए हम बी एम की जगह ए एम रखें ताकि ये त्रिभुज के अंदर में मान आए
और इसका हम कुछ आगे उपयोग कर सकें। तो अब यहाँ से देखिए हमको पीएम माइनस ए एम गुणित पीएम धन ए एम मिल गया, मतलब ए माइनस बी गुणित ए प्लस बी। बीजगणित सर्वसमीकरण का यदि हम उपयोग करें तो पी ए इंटू पी बी बराबर हमको मिल गया पी एम स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर। अब इसको हम समीकरण एक लेके चलेंगे, ध्यान दें, ए प्लस बी गुणित ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए की जगह पीएम है, बी की जगह में ए एम है, तो उन दोनों का वर्ग करके माइनस कर दिए। ये आपका तीसरा सर्वसमीकरण का उपयोग किए हम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? एक बार यस नो कहें। नहीं। नहीं। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय लगाने का जो कार्यक्रम है अब स्टार्ट हो जाएगा। तो क्रमशः हम शुरू करेंगे समकोण त्रिभुज ए एम ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए पेज थोड़ा नीचे लेके आते हैं। एक मिनट, डायग्राम हमारा नहीं दिखता रहेगा तो काम ही नहीं बनेगा। ये ठीक, ए एम ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए 90 अंश के सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण हो जाएगी, जिसको हम लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हो गया लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये ओ ए का स्क्वायर। ओ ए हुआ, अच्छा ओ ए तो पहले लिख चुके एम हैं जी, ए एम होगा, ए होगा। एम एम सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा ए एम का स्क्वायर। अब यहां से आप देख पा रहे हैं यदि ओ एम को मैं लेफ्ट साइड ले आऊं, ओ ए का स्क्वायर मतलब माइनस ओ एम का स्क्वायर, तो राइट साइड में बच जाएगा एम का स्क्वायर। तो इस ए एम स्क्वायर का मान देखिए मैं कहाँ रख दूंगा, समीकरण नंबर 1 में, यहाँ पे यही करते जाना है। पिछले समीकरण में मान को रखते जाना है। तो समीकरण 1 से ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी बराबर पी एम का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर। ए एम का स्क्वायर मान हम यहां से रखेंगे, है ना, कहां से, 2 से, 2 से रखेंगे तो 2 की वैल्यू है ब्रैकेट में ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर। जब भी ऋण चिन्ह के बाद कोई मान आता है तो आप हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे। तो पी एम का स्क्वायर माइनस गुणा किए तो ओ ए का स्क्वायर और माइनस माइनस धन ओ एम का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, धन धन वाले वैल्यू को एक साथ लिख लेते हैं, पी एम का स्क्वायर धन ओ एम का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका पी ए इंटू पीबी की वैल्यू, और इसको ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब ध्यान दें, अब पहला समकोण त्रिभुज का काम हो गया। अब हम दूसरे समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, समकोण त्रिभुज पी एम ओ में। अब उससे नीचे आएंगे उस त्रिभुज से, पहले वाले त्रिभुज से, और वो है पी एम ओ। इसमें फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो फिर से 90 अंश आपका एम पर बना हुआ है, तो उसका जो सम्मुख भुजा होगा वो कर्ण होगा ओपी। ये हो जाएगा ओपी का स्क्वायर बराबर पीएम का स्क्वायर धन ओ एम का स्क्वायर। ये हम ले लिए, इसको समीकरण नंबर 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, है ना, मैं 2 लिख लिया गलती से, ये 4। अब आप देख पा रहे हैं समीकरण 4 और 3 में क्या सिमिलरिटी दिख रहा है, इसमें भी पीएम स्क्वायर धन ओ एम स्क्वायर है, और समीकरण 4 में भी पीएम स्क्वायर धन ओ एम स्क्वायर है। तो इस पीएम स्क्वायर धन ओ एम स्क्वायर का मान क्या रख देंगे, यहाँ पे ओपी रख देंगे। तो उसका बचा वाला हिस्सा मैं इधर लेफ्ट साइड में हल कर रहा हूं ताकि डायग्राम हमारे सामने हो। तो समीकरण नंबर 3 से 4 में मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी बराबर पीएम स्क्वायर धन ओ एम स्क्वायर की जगह में हम रखेंगे ओपी का स्क्वायर, और माइनस में समीकरण 3 में है ओ ए का स्क्वायर। अब ध्यान दें, ओपी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर है, ओ ए, तो ओ ए की जगह मैं ओटी लिख सकता हूं कि नहीं बताओ तो। ओ ए बराबर ओटी हो रहा है, क्यों हो रहा है जी? वे कितनी त्रिज्या है।
बहुत बढ़िया। ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो OA जितना होगा उतना ही OT होगा। तो OA की जगह हम OT रख दिया। मैं पहले ही बताया कि जो जो त्रिभुज उपयोग हो रहा है उससे हम क्रमशः नीचे आते जाएंगे। तो यदि हम OT का उपयोग करेंगे तो डायरेक्ट हम PTO नीचे वाले समकोण त्रिभुज में आ जाएंगे, इसलिए OA की जगह में हमने OT उपयोग किया। इसको ले लो आप समीकरण नंबर 5। अब डायग्राम को थोड़ा और नीचे कर सकते हैं, क्योंकि अब नीचे का त्रिभुज हम यूज कर रहे हैं। पुनः त्रिभुज PTO में फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 90 अंश के सामने वाली भुजा है OP, तो OP का स्क्वायर बराबर OT का स्क्वायर माइनस PT का स्क्वायर। देख लो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ऐसा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, और ये धन। ठीक है, OT को लेफ्ट साइड पक्षांतर करो तो हो जाएगा OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर। अब आप इसमें फिर से देख पा रहे हैं समीकरण नंबर 5 में OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर मिला, और यहां पर भी हमको OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर मिला, जिसके जगह में हम रिप्लेस कर सकते हैं PT का स्क्वायर। अतः समीकरण नंबर 5 से क्या हो जाएगा, PA इंटू PB बराबर OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर की जगह में हम रख देंगे PT का स्क्वायर। ये हो गया PT का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा जो प्रमेय है ये कंप्लीट होता है। बताइए, प्रूफ समझ आया सभी को? यस सर। ठीक, क्रमशः आपको धीरे धीरे नीचे आना है। फिर से एक बार मैं आप लोगों को इसको एक बार रिकॉल करा देता हूं कि हमारे पास एक छेदक रेखा है PAB और स्पर्श रेखा है PT। प्रूफ करना है PA इंटू PB बराबर PT का स्क्वायर। सबसे पहले हम वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे जो इसको बराबर दो भागों में बांटेगा, तो ये AM बराबर BM हो जाएगा। BM होने के बाद आगे हम बढ़ेंगे कि हमको जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, PA इंटू PB, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो PA और PB दोनों को हम M के पदों में व्यक्त करेंगे। व्यक्त करने के बाद हमको समीकरण 1 मिल जाएगा जो कि PM स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर है। उसके बाद पहला समकोण त्रिभुज की हम बात करेंगे जो कि AMO होगा, ये ऊपर वाला समकोण त्रिभुज। इसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, और AM की जगह में हम रिप्लेस कर देंगे OA स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। उसके बाद अगला समकोण त्रिभुज लेंगे तो वो जो है आपका OP स्क्वायर के फॉर्म में व्यक्त हो जाएगा। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे हम, ये वाला ऊपर वाला, तो ये OP के पदों में व्यक्त हो जाएगा। उसके बाद OA की जगह में हम OT रख देंगे, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं है ये, और ये ऑटोमेटिक आपका OP का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर होगा, जिसके जगह में लास्ट में क्या आ जाएगा, ये PT का स्क्वायर आ जाएगा। और यही हमारा प्रमेय का स्टेटमेंट है कि हमको ये प्रूव करना है PA इंटू PB बराबर PT का स्क्वायर। ठीक है जी, समझ आया जी सभी को? यस सर। ठीक, ये रिवीजन था, पुनः कहो शॉर्ट रिवीजन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद भी यदि किसी चीज में कोई दिक्कत हो तो आप लोग अलग से फिर पूछ लेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, आज जितने हमने किया अच्छे प्रश्न है।